जब मैं छोटा था दूरदर्शन देखता था क्योंकि दूरदर्शन ही आता था। मीडिया कैसा होना चाहिए मैं बताता हूँ जो मुझे लगता है। उस ज़माने में आपको याद होगा राज जी एक बहुत प्रसिद्ध एंकर होती थी, न्यूज़ रीडर होती थी, उस समय तो न्यूज़ रीडर ही हम कहते थे, सलमा सुल्ताना। सलमा सुल्ताना जी न्यूज़ पे आती थी, मुझे याद है हम छोटे थे, उनके यहाँ पर बालों के ऊपर एक गुलाब का फूल रखा रहता था और जब वो न्यूज़ पढ़ती थी केवल तब मालूम पड़ता था कि ये जीवंत है जब उनकी पलकें झपकती थी। मैं इसके पीछे का आप लोग जर्नलिस्ट का स्टूडेंट है, मैं इसके पीछे का आपको पूरा साइकोलॉजी समझाऊंगा। वो कहती थी कि आज एक बम ब्लास्ट में 4 लोग मारे गए हैं, राष्ट्रपति ने खेद जताया है और प्रधानमंत्री ने भी अफसोस जताया है। आज जेएनयू में कुछ छात्रों ने देश के खिलाफ नारे लगाए, इस पर पूरे देश में एक अलग किस्म का माहौल है। ठीक है, आप देखिए इस प्रकार बोला गया। आजकल कैसे होता है, आजकल होता है न्यूज़ में Absolutely everything has been finished in JNU. This is not going to work. The world is asking the questions. फिर महाराज जी बोलते, संबित जी आप बताइए, प्रियंका आप बताइए क्या हो रहा है, ये सब जेएनयू लुट गया, बर्बाद हो। हम भी पागल हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। देखिए न्यूज़ को कैसा होना चाहिए, आप देखिए न्यूज़ को कैसा होना चाहिए। न्यूज़ को तटस्थ होना चाहिए। बम फट गया, बिल्कुल एक मोनोटोनस वॉइस में न्यूज़ को बोल देना चाहिए कि बम फट गया है, लोगों हताहत हो गए हैं, पाकिस्तान का हाथ इसमें लग रहा है, इसमें हम जांच कर रहे हैं। मगर जब न्यूज़ जज बन जाता है उसी, देखिए वॉइस इज द वन विच टेल्स एवरीथिंग। पढ़ने के तरीके से ही मालूम पड़ जाता है कि वो कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, क्या आप चाहते हैं। तब इट्स नॉट न्यूज़, इट बिकम्स व्यूज़। कहीं ना कहीं अब न्यूज़ जो है व्यूज़ में परिवर्तित होती जा रही है और मैं ये नहीं कहूँगा ये मीडिया की गलती है, 2 चीज़ों के कारण से है। वी हैव चेंज्ड एज अ सोसाइटी। आप अपने दादाजी को देखिए, अपने पिताजी और मम्मी को देखिए और अपने आप को देखिए। हमारे दादाजी सुबह उठते थे, पूजा करते थे, आराम से चाय पीते थे, उनकी ज़िंदगी में हड़बड़ी नहीं थी। वो सलमा सुल्ताना को सुन लेते थे, खुश रहते थे, क्योंकि उसी आवाज़ में उनकी ज़िंदगी चलती थी। अब हमारी जो ज़िंदगी है वो ऐसे चल नहीं सकती है। हमारी ज़िंदगी सुबह 12 बजे भी आपकी नींद खुलती तो आप ट्विटर में, फेसबुक में एक आंख बंद करके देख रहे होते क्या चल रहा है। जो मैंने रात को पोस्ट डाला था फोटो अपने फ्रेंड के साथ, कितनी लाइक्स मिली है उसको, आप रात के 2 बजे देख लेते हैं। तो आपके दादाजी वो नहीं कर रहे होते थे। तो सोसाइटी बदल गया है, स्वाभाविक रूप से न्यूज़ की जो वॉइस है वो बदल गया है। मगर फिर भी आज मैं बीबीसी देखता हूँ तो मुझे लगता है बीबीसी हैज़ मेंटेन दैट सलमा सुल्तान वे ऑफ डिलीवरिंग थिंग्स। उनमें आप आवाज़ ऊंची करके बात नहीं कर सकते हैं, एक मोनोटोनस वे में बीबीसी अपने न्यूज़ को रखती है। तो न्यूज़ को तटस्थ होना चाहिए। जहां तक ब्रांडिंग ऑफ नेम इज कंसर्न, आपने बिल्कुल सही कहा कि जमाना था जब इंदिरा गांधी की इतनी बड़ी नाम थी कि उनके नाम के इर्द गिर्द ही सब कुछ बुना जाता था। मगर वो नाम भी तो होना चाहिए ना। नाम ऐसा ही नहीं होता है, नाम के साथ वो शख्स होता है, तभी तो नाम होता है। आपके पास भी तो एक नाम था और है। किसने मना किया आपको ब्रांड करने के लिए उस नाम को? आप उस नाम को पैकेजिंग कर सकते। देखिए मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, आई विश देम ऑल गुड लक। और सब बड़े लोग हैं, हम लोग उनके लिए रोज रोज टीवी पे लड़ते रहते हैं, मगर ये कोई छोटा व्यक्ति नहीं है। इन सब ने जनता के सामने लड़ाई लड़के इतने वर्षों तक पार्लियामेंट में अपनी पैठ बनाई हुई है। मैं राहुल जी के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो छोटे हैं या बड़े हैं, अच्छे हैं, मगर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नाम को हमने बेचा, अरे हमने बेचा नहीं। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको जनता देखना चाहती है, सुनना चाहती है, अपनाना चाहती है। दैट्स इट। आपके पास भी एक ऐसी शख्सियत है, शायद उसको जनता अपनाना नहीं चाहती थी, वो वक्त उनका नहीं आया था। दैट्स इट। अच्छा, पहले मैं आप हमारी लड़ाई चलती रहेगी। देखिए जैसे हमारे धर्म में, सनातन में माना जाता है कि धन्वंतरी जो है वो मेडिसिन के देवता है। धन्वंतरी, आप लोग चूंकि जर्नलिस्ट के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं आपके देवता कौन है? जर्नलिज्म के देवता किसको माना गया? नारद जी। वेरी ट्रू, नारद जी। देखिए 2 चीज़ें नारद जी से जरूर सीखिएगा। उनके जैसे चपल, चतुर, चंचल रहिएगा जर्नलिज्म में। अभी यहाँ, कल वहाँ, दूसरे मिनट में वहाँ। ये बिल्कुल प्रकट होने की कला होनी चाहिए। नारद से सीखो कि हर जगह प्रकट हो जाना है। दूसरी बात, स्पिरिचुअलिज्म, नारायण नारायण, वो सच्चाई है। आप नारायण मत कहो, आप विष्णु मत कहो, आप अल्लाह कहो, आप जीसस कहो, कुछ भी कहो, जिसको मानते हो वो आपके मन में होना चाहिए। सच्चाई, जो मैडम कह रही थी, सच्चाई के साथ। तो सच्चाई सच्चाई कह के हर जगह प्रकट होना है। और नारायण से नारद से तीसरी बात सीखनी है,
वो कड़वी से कड़वी बात भी कितने मृदु तरीके से कह जाते थे। अरे राजन, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है। पॉलिटिशियन को भी जाके, जब पॉलिटिशियन के पास भी जाओ, उसको ऐसे ही कहना, अरे राजन, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। और इसलिए वो लोगों को जोड़ता है, आंदोलन लोगों को जोड़ता है, और चुनाव हमेशा लोगों को लड़ाते हैं, चाहे आपस में ही क्यों ना हो। इनके बारे में भी बात भी कर रहा था। वो बात दूसरी है कि बड़े कम मुस्कुराते हैं, जब मुस्कुराते हैं तो चिल्ला के मुस्कुराते हैं। लेकिन मैंने ये बात इनके साथ में खड़े होकर भी कहा और इनके पीठ पीछे भी कहा, अभी भी आप लोगों से, कि इस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, समझ है, आज की इस जनरेशन का इंसाइक्लोपीडिया है। गलत हो सही हो मैं नहीं कहता, लेकिन बात का जवाब देता। तो कभी भी ये उनका मेरा आपस में, मेरी पार्टी के साथ में विचारधारा का विरोध हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के गुणों का विरोध नहीं होना चाहिए। मैं कभी नहीं कहूंगा तटस्थ रहो। मैं देखिए, क्योंकि अब ये बात राजनीतिक तौर पे घुमाने की कोशिश की जा रही है, तो थोड़ा इसको खुल के चर्चा करनी पड़ेगी। जैसे संबित जी ने कहा कि बहुत साफ वहां नारे दिखे, देश विरोधी नारे दिखे, भारत के टुकड़े होंगे के नारे दिखे। भारत के टुकड़े होंगे के नारे जिन्होंने लगाए, जो ये नारे का जिसका जिक्र आप लोग बार बार टीवी चैनल पे बैठ के करते हैं, आज कहां पकड़े गए वो लोग? सवाल तो यही बार बार आपसे पूछा जा रहा है। जिन लोगों ने मुंह पे पट्टी बांध के वहां नारे लगाए कि भारत की बर्बादी के तक जंग जारी रहेगी, भारत के टुकड़े होंगे, उन लोगों को अब तक आपकी पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई? इस बात पे अपना फेलियर मानिए आप, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझे आपत्ति है इस बात पे कि आपकी सरकार देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटती है छात्रों को। उनके हिसाब से बोलिए तो देशभक्त हैं, उनके हिसाब से आप नहीं बोलते हैं तो आप देशद्रोही हैं। आप कौन होते हैं देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने वाले? तिरंगे पे आप देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हैं। तिरंगे के बारे में आपका खुद का इतिहास यह है कि जो आपकी मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे आज मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, 52 साल तक नागपुर के आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। आप देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हैं। आप देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हैं वो लोग जिन्होंने 1929 में लाहौर के अधिवेशन में तिरंगे का विरोध किया। आप कहते हैं कि मुझे देश से प्यार है, देश के लोगों से प्यार है। अफजल गुरु के विरोधी कौन लोग हैं वो बताएं। आपके एक सांसद ने, अनुराग ठाकुर जी ने बाकायदा विरोध प्रदर्शन किया इस बात को लेके कि अफजल गुरु के साथ खड़े हो या अफजल गुरु के खिलाफ खड़े हो। मैं संबित पात्रा जी अपनी पार्टी की ओर से कह रहा हूं, संसद पे हमला करने वाले अफजल गुरु के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। कृपा करके आप इस टीवी चैनल पे ये बताएंगे बच्चों के बीच में कि अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ आप सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? आप मंत्री, आपको उप मुख्यमंत्री का पद मिले, आपको लाल बत्ती की गाड़ी मिले, आपको मंत्री का पद मिले, आपको जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिले, तो आप देशभक्ति से समझौता कर लेते हैं। कैसी है देशभक्ति आपकी? 52 साल तक आप तिरंगा झंडा नहीं फहराते, आपको तिरंगे का सम्मान नहीं है। आपने इस देश, अभी आपने कहा लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। माफ कीजिएगा संबित पात्रा जी, आपके मुंह से यह बात सुन के अच्छी नहीं लगती है जिस पार्टी के अंदर लव जिहाद पे आदित्यनाथ देश के अंदर बवाल खड़ा करने की बात करें। जिस पार्टी के समर्थक वैलेंटाइन डे पे बच्चे बच्चियों को पार्क में पकड़ के पीटने का काम करें, आपके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती। आपने इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने का काम किया है, छात्रों की, नौजवानों की आजादी को खत्म करने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं इस पे चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो संघ के सच्चे स्वयंसेवक हैं, राजनाथ सिंह जी कहते हैं वो संघ के सच्चे स्वयंसेवक हैं। मेरा आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक सवाल है, संघ के सच्चे स्वयंसेवकों, आपने 52 साल तक नागपुर के मुख्यालय पे झंडा क्यों नहीं फहराया? मेरा आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक सवाल है, आप अपनी शाखा में तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप कृपा करके देशभक्ति का प्रमाण पत्र छात्रों को मत दीजिए, नौजवानों को मत दीजिए। इस देश का छात्र, इस देश का नौजवान, इस देश के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला रोहित वेमुला से लेके
कन्हैया से लेके और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब आप ऋचा सिंह को भी सस्पेंड करने के, उसको बर्खास्त करने की तैयारी कर रहे हैं। इन कार्रवाइयों को रोक दीजिए। इन्हीं नौजवानों ने मोदी जी को वहां तक पहुंचाया है। अगर लोकतंत्र के अंदर आपका यकीन है तो आप कृपा करके नौजवानों से मत लड़िए, मैं उसका नौजवानों उत्तर को और उनकी लोकतांत्रिक जो आजादी है उसको मत छीनिए। पहले राज जी को सुन ले। नहीं, राज, मैं सिर्फ 10 सेकंड में उत्तर देता हूं। दो चीजें आपने आपके 10 सेकंड कभी पूरे नहीं होते, मुझे पता 10 है। सेकंड। आपने तिरंगे के बारे में कहा, आपने कहा कि संघ ने देश के लिए क्या किया। कश्मीर के बारे में हम सत्ता से बंधे हुए हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए पीडीपी के साथ हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, आप जर्नलिस्ट के स्टूडेंट हैं, इस इतिहास को जरूर जानते होंगे। एक ऐसा वक्त था, राज जी तो खैर इस विषय को बहुत अच्छे से जानते हैं, कि जब वीज़ा लगता था कश्मीर जाने के लिए, जब हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर में जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता था, उस समय हमारे पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी तिरंगा पकड़ के, जब उन्होंने पुल पार किया था पंजाब से, उनके साथ छोटे से जवान से अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने क्या कहा था, पुल के बीच में जाके वाजपेयी जी को, जवान वाजपेयी जी को कहा, बस अटल यहीं से तुम वापस चला जा, क्योंकि मैं वापस नहीं आऊंगा, मेरी बॉडी यहां से आएगी, मैं वापस नहीं आऊंगा, तुम्हें मेरी सच्चाई को पूरे देश में पहुंचाना है। और आज मेरे भाइयों, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक काल कोठरी में बंद किया गया, वो मरा वहां पे, तड़प तड़प के मरा, तब जाके ये वीजा हटा, आज हम कश्मीर में घुस पा रहे हैं। उस समय अरविंद केजरीवाल जी कितने बड़े थे मैं नहीं जानता हूं। मुझे जवाब देने दीजिए। मैं पूरा कर लूं। उस समय अरविंद केजरीवाल जी कितने बड़े थे मैं नहीं जानता हूं, मगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, धन्यवाद दूंगा, आप स्वर्ग से सुन रहे होंगे मुझे, हम उस पार्टी के सिपाही हैं। हमने क्यों नहीं झंडा फहराया? नवीन जिंदल जी ने केस किया, उसके बाद यह तय हुआ कि आप बिल्डिंग्स पे झंडा फहरा सकते हैं, उससे पहले कोई भी बिल्डिंग पे झंडा नहीं फहरा सकता। मीडिया के सामने बैठे हैं आप। मैं कंप्लीट कर लूं सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं मुस्कुरा के सुन रहा था, ये टॉलरेंस होता है। तीसरा आपने कहा कि यूनिवर्सिटी के नौजवानों को, जिन्होंने मोदी जी को बनाया, उनको हम ना भड़काएं, उनके खिलाफ काम ना करें। बिल्कुल सच्चाई, मोदी जी को नौजवानों ने ही बनाया है, क्योंकि वो उनकी ताकत को पहचानते हैं, उनसे कोरिलेट करते हैं। नौजवानों को आप एक ब्रश से पेंट मत कीजिए। कितने नौजवान इस रूम पे हैं, मैं पूछता हूं, जो कहेंगे अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है? कितने नौजवान इस रूम में हैं, मैं वो पूछना चाहूंगा, हाथ उठा के वो बोले कि याकूब मेमन, तुम एक याकूब मारोगे, हर घर से याकूब निकलेगा। क्या हो गया है? आप नौजवानों को किस प्रकार से पेंट कर रहे हैं कि आज देश का नौजवान याकूब मेमन और अफजल गुरु के साथ खड़ा है? कतई नहीं खड़ा है साहब। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जाके उन कुछ नौजवानों के साथ खड़े हो सकते हैं जो देश के आतंक फैलाने का काम करने वालों के साथ खड़े होकर नारेबाजी करते हैं। मोदी जी उनके साथ नहीं खड़े होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, नौजवानों, मैं आपको एक बात बता दूं, हम आज इतनी बड़ी पार्टी बन के आए हैं, हम हार जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, मगर कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। ये याद रखना, हम यहां पे सत्ता चलाने नहीं आए हैं। श्यामा प्रसाद आप ही के पार्टी के प्रशांत भूषण जब थे, अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़े होकर उन्होंने प्लेबिसाइट की बात की थी कि कश्मीर में वोटिंग होनी चाहिए, कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा कि हिंदुस्तान से जुदा होगा। हिम्मत कैसी होती है ये कहने की? हिम्मत कैसी होती है? जिस देश में खाते हैं उस देश की थाली में छेद करते हैं। हमें सत्ता नहीं चाहिए, सत्ता आज ले लीजिए, सत्ता जाए सो जाए, मगर कश्मीर, मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूं, बहुत छोटे पायदान पे खड़ा हूं, राजनीति के सर कटा दूंगा, मगर कश्मीर इस देश से अलग नहीं होगा। संजय जी, राज जी को सुन ले। ये जिम्मेदारी आपकी है कि शब्दों से अलग ना हो। और मैं इनके ऊपर कुछ नहीं कहूंगा। आरएसएस को अंग्रेज मजाक में कहता था। आरएसएस का मतलब क्या था आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। 1924 से शुरू हुई है ये। 1924 में उधर ग्लोबल शुरू हुआ, हिटलर शुरू हुआ, यहां पर आरएसएस, और उसके बाद में इस आरएसएस को क्या कहा जाता था? रॉयल सीक्रेट सर्विस, अंग्रेज मजाक में कहता था। आई एम सॉरी, नहीं माफी चाहूंगा। वो
ये तथ्यों की बात नहीं है, जैसे रॉ। अब इंटॉलरेंस मत दिखाइए आप ना भी। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ। देखिए राज बब्बर जी मुस्कुराते नहीं, मैं बहुत देखो- सारी बातें कह गए हैं। नहीं, मैं कहूंगा नहीं हाँ कहूंगा। वही बिल्कुल वही मैं कहिए। कह रहा था नहीं। अच्छा सेकंड ये क्लोजिंग है, इसके बाद संजय जी प्लीज मैं भी कुछ नहीं कहना खत्म चाहता हूँ, करेंगे। ऐसे कह के थोड़ी बातें कह दूंगा। देखिए ऐसा है, आप बिल्कुल राज जी ने बिल्कुल सही कहा कि शब्दों का चयन और शब्दों का प्रस्तुतिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। और खास करके तब जब मैंने आपको एक चरितार्थ करके उदाहरण दिया कि पहले किस प्रकार न्यूज़ पढ़ा जाता था और अब बहुत कम शब्दों में कैसे तीक्ष्ण रूप से उस मैसेज को पहुंचाना है। मैं एक और उदाहरण देके आपको प्रस्तुत करूंगा। जैसे अभी राज जी ने आरएसएस के विषय में कहा, और जब भी मैं टीवी डिबेट में रहता हूं, आपके चैनल पे भी रहता हूं, तो कांग्रेस बार बार एक चीज़ कहती है, आप कहाँ थे जब स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी? आप क्यों आज बोल रहे हैं? आप कहाँ थे जब अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ रहे थे? तो मैंने एक बार यूं ही पूछ लिया, और मुझे लगता है जर्नलिज्म में ऐसे 4-5 शब्दों को जोड़कर छोटा सा जुमला बना ही लेना चाहिए, बहुत तीक्ष्ण प्रहार करता है। मैंने यूं ही पूछ लिया, हम तो यहीं थे, आप ये बताइए सोनिया गांधी जी कौन से जिले से लड़ रही थी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई? ये बताइए। देखिए जो ये कहना बहुत गलत होगा मेरे कि ख्याल हम- से सर, मैं एक मिनट बात खत्म इसलिए करना, मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ये नाम नहीं है। इन नामों के साथ में मत जाइए। राज बब्बर कहां था ये भी आप कह सकते हैं, संजय कहां थे ये भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम जहां भी थे हम विचार और सोच के साथ में थे। और सोनिया गांधी जहां आई हैं वो विचार के साथ में आई हैं, सोच के साथ में आई हैं। व्यक्ति नाम से यहां पर नहीं आया है, सर, बल्कि सर, विचार सर, के सर, बीच में। सर, मैं इसे वैरी करता हूं, बिकॉज मैं मानता हूं ये कहना कि सोनिया जी, राजीव जी, राहुल जी नाम ही हैं। They are just ordinary people as we are in democracy. They are not beyond names. They are not philosophy in themselves. नहीं, वो विचार नहीं है, वो मनुष्य हैं जो विचार धारण करते हैं। इसलिए उनको मनुष्य की कैटेगरी से बाहर निकाल देना ये बिल्कुल उचित मैं नहीं मानता हूँ। दूसरी बात है, मैंने क्यों कहा, देखिए मेरे परदादा वो बीजेपी तो 1980 में आई, मेरे और आरएसएस तो 1925 में आई। मेरे दादा वो संघ में थे नहीं थे, वो क्या हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे? वो तो हिंदुस्तान के साथ लड़ रहे थे। और ये जो कांग्रेस आज की है, ये तो कांग्रेस आई है, वो तो गांधी जी ने खुद कहा था उस कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो। आप लोगों ने नेहरू जी ने तो गांधी जी की बात को भी नहीं माना, जबकि गांधी जी खुद चाहते थे कांग्रेस डिसॉल्व हो। बट माय ओनली रिजॉल्व इज कि ये बात गलत है कि हम कहाँ थे जब स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी। मेरे दादा भी यहीं थे, मेरे परदादा भी यही थे, आपके भी और संजय जी के भी यही थे। मगर जो आपके पार्टी को आज दिशा निर्देश दे रही हैं, वो कहाँ थी? ये सवाल आप पूछिए कि वो किस देश में थी, वो इस देश से लड़ रही थी या नहीं लड़ रही थी। मोदी जी को जितना क्लोजली ऑब्जर्व किया हूं, जितना भी, ज़्यादा नहीं, पास से नहीं, जितनी दूर से भी मैं ऑब्जर्व किया हूं, एक बात मैंने उनमें बहुत खास पाया है, मैं आपसे शेयर करूंगा। एक ऐसा व्यक्ति है वो जिसके चेहरे पर मैंने कभी थकावट नहीं देखी है। कोई वो 4 दिन से राजनीति नहीं कर रहे हैं, वर्षों की राजनीति है, 20 वर्ष की राजनीति है, 15-16 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में और उसके बाद 2 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सारी एडवर्स कंडीशंस झेलने के बाद रोज मीडिया का घेराव, रोज ऑपोजिशन और सरकार का घेराव, किस प्रकार से कोर्ट को फेस करना, सीबीआई को फेस करना, सत्य आया, क्लीन चिट मिला, मगर रोज उस प्रेशर में भी झुकना नहीं, अडिग होके खड़ा होना, चेहरे पर सिकन नहीं आना। आज अमेरिका में है, लौट के आते हैं, 9 दिन जल नहीं, केवल जल पे अपना जीवन व्यतीत किया नवरात्रों में, और यहां आकर, मैं दूर से बता रहा हूं, मैं नहीं जानता हूं पास में क्या है, मगर जब उतरते हैं तो फिर उसी ताजगी के साथ स्वच्छ भारत अभियान का भाषण, ये साधारण चीज नहीं है। मैं अभी यंग हूं, आप भी यंग हैं, आप 5 दिन करके देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, 5 दिन करके देखिए, 6ठे दिन में पीठ में दर्द शुरू हो जाएगा, चेहरे पे झुर्रियां आनी शुरू हो जाएंगी, फेशियल की आवश्यकता पड़ेगी, बाल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि थकावट दिखने लगेगी। जब इंसान के चेहरे पे थकावट नहीं दिखे, बावजूद इसके कि आप 24 घंटे काम करें, याद रखिएगा उस पे आध्यात्मिक वरदान है, वो आध्यात्मिक रूप से सोच रहा है। मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सबको अच्छा बधाई देना चाहूंगा कि राहुल गांधी भी अच्छा काम करे, अरविंद केजरीवाल जी भी अच्छा काम करें, हमारे ही देश के नागरिक हैं, हम सब एक हैं, मगर जो हकीकत है उसको हम कभी भी दरकिनार नहीं करें। मोदी जी इज अ मैन हु इज वर्किंग फॉर दिस कंट्री रिलेंटलेसली, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। धन्यवाद।